नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल शिवालिक एजुविराम में। और आज जैसा कि मैंने आपको पहले से ही अवगत करा दिया था कि हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सी टेट जूनियर और प्राइमरी के, उन सभी के धीरे धीरे मैं सभी की वीडियोस लेके आऊंगा और जितने उनमें सिलेबस में टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को हम कवर करते हुए धीरे धीरे चलेंगे। तो गाइज आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो जल्दी से पेन और कॉपी लेकर अपने नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाइए। और आज हम शुरू करने वाले हैं सीडीपी से, चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास से शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की क्या परिभाषाएं हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं, क्या शिक्षा विज्ञान मनोविज्ञान का महत्व है, और एग्जाम की दृष्टि से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस उसमें उससे बनते हैं सीटेट में, वो सब हम आज कवर करने वाले हैं। तो पहला मैंने जैसे आपको बता ही दिया था कि हम पहले कुछ वीडियोस में बाल विकास की सिर्फ थ्योरी कराएंगे, उसके बाद हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनको कराएंगे, और उसके बाद हम आगे का हम वो कराएंगे जो इम्पोर्टेंट है। सिर्फ देखिए, सिर्फ बहकाना हमारा काम नहीं है, और हमारा उद्देश्य है आपका अच्छे से सीटेट की नैया को पार लगाना। तो 120 प्लस का हम टारगेट लेकर चलते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये बाल विकास का सबसे पहला टॉपिक शैक्षिक मनोविज्ञान ही है। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको इसमें बता दूं तो हम इसमें लगभग 28 से 30 टॉपिक्स करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने अपने सिलेबस वाले वीडियो में आपको बता ही दिया था कि सिलेबस क्या क्या है, उसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड है। तो जो भी छात्र जिनको सिलेबस के बारे में नहीं पता है वो प्लेलिस्ट में जाकर पहला वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहला वीडियो सीटेट का वही डला हुआ है, सिलेबस वाला। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि लगभग जो बाल विकास से हैं वो कम से लगभग 17 टॉपिक हैं। तो मैं टॉपिक नहीं बताऊंगा क्योंकि सिलेबस में हम सब कुछ पहले से ही बता चुके हैं। और समावेशी शिक्षा से 5 या 4 टॉपिक हैं, और अधिगम और शिक्षा शास्त्र से लगभग 5 टॉपिक। तो कुल मिलाकर यही कोई 25 से 26 टॉपिक्स टोटल हैं जो हम कवर करते हुए धीरे धीरे चलेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बाल विकास सीडीपी, और ये सीडीपी का पहला वीडियो है थ्योरेटिकल, जिसमें मैं आज आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा और उसके साथ साथ हम डिस्क्राइब करते हुए भी चलेंगे। और जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। तो शुरू करते हैं गाइज। एक बार फिर से नमस्कार सभी को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बार बार वीडियोस में अगर सब्सक्राइब करने के लिए ही कहता रहूंगा तो बहुत सारा टाइम आपका वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। और मैं बार बार नहीं चाहता कि मैं बार बार आपसे सब्सक्राइब करने के लिए कहूँ, क्योंकि अभी हमारा स्टार्टअप है, इसलिए मुझे कहना भी आपको याद दिलाने देना पड़ता है, कभी आप थोड़ा सा भूल गए हो। तो गाइज बादाम खाने शुरू कर दीजिए भिगो भिगो के, जिससे कि आपकी मेमोरी हो जाए फास्ट और सीटेट हो जाए एकदम टंच। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय। तो शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मानव शैक्षिक वातावरण में सीखता कैसे है, तो शैक्षणिक क्रियाकलाप अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। तो जैसे कि परिभाषा को पढ़ के समझ में आ सकता है कि जो मानव के व्यवहार से जो रिलेटेड है, जिस वातावरण में उस देखिए शैक्षिक मनोविज्ञान जो है आज अब 20वीं शताब्दी में एक अलग से पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसका एक अलग से अध्यापन कार्य कराया जाता है। तो इसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि किन तरीकों से किस तरीके के वातावरण में कैसा एनवायरनमेंट छात्र को दिया जाए ताकि वो अच्छे से बेटर सीख सके, और उसे कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बनाया जाए। मतलब कि हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें इस तरीके से पता किया जाता है कि जो अलग अलग रुचि वाले, अलग अलग आवश्यकताओं वाले छात्र हैं उन पर इसका कैसे प्रभाव, अच्छे से अच्छा प्रभाव इस पर डाला जाए और कैसा वातावरण उनको दिया जाए। इस चीज के लिए रिसर्च हम शैक्षिक मनोविज्ञान में करते हैं। तो हम इसका थोड़ा सा परिचय देखते हैं। तो 1590 में रूडोल्फ गोई, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रूडोल्फ गोई ने सर्वप्रथम दुनिया को मनोविज्ञान शब्द दिया। तो सीटेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहले से ही क्वेश्चन बन जाता है, तो यहाँ से हम क्वेश्चंस को पुटअप करते हुए चलेंगे। तो आप इसे क्वेश्चन सीरीज भी मान सकते हैं, हम यहीं से क्वेश्चन बनाते चलेंगे और मैं आपको बताता चलूंगा कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सर्वप्रथम दुनिया को या सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया। तो रूडोल्फ गोई, आप नोट कर लीजिए, रूडोल्फ गोई यहाँ पर दिखा हुआ है कि रूडोल्फ गोई ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द दिया। कब दिया? 1590 में। तो ये नोट कर लेने की वाली है, रूडोल्फ गोई ने 1590 में मनोविज्ञान शब्द दिया। एबिंगहॉस ने इसी के रिलेटेड एक बात कही है कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। देखिए बेवजह की बकवास फालतू की हमें पढ़ाना नहीं है, ना ही हमारा वीडियो को अपना ज्यादा लंबा करना है। तो हम पॉइंट टू पॉइंट कवर करते हुए चलेंगे, और हमने सिर्फ वही वीडियो में इंक्लूड किया है जो एग्जाम के बेसिस से या एग्जाम से रिलेटेड है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो एक टॉपिक को मैं इतने गहराई से पढ़ाता हुआ चलूंगा कि एक भी पॉइंट सीटेट कहीं से भी कुछ भी आपको लाकर एग्जाम में धर दे,
कुछ भी कहीं से भी रख दे तो भी आप उसे करके ही आएंगे, और हमारा हर स्टूडेंट जो हमसे पढ़ रहा है 30 में से 30 क्वेश्चन करके ही आएगा, ये हमारी गारंटी है। तो गाइस आगे चलते हैं। तो नोट कर लीजिएगा कि एबिंग, ये किसने कहा है कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है, क्योंकि आपने सभी ने, अगर किसी ने पहले भी सीटेट का एग्जाम दिया है तो उसको पता होगा कि कथन पूछ ले, कथन को क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा जाता है और उसमें बाद में नाम पूछ लिया जाता है कि ये कथन बताइए कि किसका है। तो मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा, तो ये कथन किसका है? एबिंगहॉस। और एबिंगहॉस के बारे में अगर आप चाहें तो मैं आपको अलग से इसका एक प्रॉपर वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें एबिंगहॉस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी होगी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे कथन और बातें कही हैं और अच्छी अच्छी इनकी टॉपिक्स से इनसे, हालांकि सीटेट में एबिंगहॉस से कुछ ज्यादा नहीं, बस इतना ही पूछा जा सकता है कि इनकी परिभाषा कोई पूछ ले या इनका कोई कथन, जैसे कि एक हमने आपको बता दिया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान, अब जो हम देखिए हमारा टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान ही है पहला, तो हम थोड़ा सा इसी के बारे में जानेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है क्या। तो मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे सीखा जाए की व्याख्या करता है। तो ये भी हमने अपने इससे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि मानव के विकास के लिए, क्योंकि विकास कब हो जाए, जब हम जितना ज्यादा हम सीखते जाएंगे उतना ही हमारा विकास होता जाएगा। तो और विकास के लिए क्या जरूरी है? सीखना। तो कैसे सीखा जाए और शिक्षा सीखने के क्या सीखा जाए को प्रदान करने की चेष्टा करती है। तो ये कथन किसका है? क्रोएम क्रो का। तो परिभाषा को आप नोट कर लीजिए। तो मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे सीखा जाए, ये यहाँ पर कोमा इन्वर्टेड कोमा में इसको डाल लीजिएगा, कैसे सीखा जाए की व्याख्या करती है। तो मनोविज्ञान क्या, शिक्षक मनोविज्ञान क्या करता है कि कैसा सीखे जाए इसकी व्याख्या मनोविज्ञान करता है। तो शिक्षा सीखने के क्या सीखा जाए को प्रदान करने की चेष्टा करती है। तो शिक्षा क्या करती है? क्या सीखा जाए, इसे भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्या सीखा जाए को प्रदान करने की चेष्टा करती है कौन? शिक्षा। तो ये कथन किसका है? यह कथन है क्रोएम क्रो का। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन करती है, अतः शिक्षा और मनोविज्ञान में गहन संबंध है। तो शिक्षा और मनोविज्ञान में जो संबंध है उसका एक पूरा चार्ट मैं आपको इसमें बनाकर दिखाने वाला हूं, जो कि मैंने बनाकर पहले से ही रखा हुआ है वीडियो में, उसे मैंने इंक्लूड किया है और वो आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इसके बारे, इसका भी ना क्रम है कि पहले इसे आत्मा का विज्ञान कहा, फिर किस ऐसे ही बदलते बदलते आज ये किसका है? ये मानव व्यवहार का। तो आत्मा से मन, मन से मनोविज्ञान, इस तरीके से मतलब ऐसे ही इसके मनोविज्ञान के कुछ क्रम चले, वो मैं आपको इसे आगे बताऊंगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है थॉर्नडाइक को। तो यहाँ से भी एक हमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान नहीं है, ध्यान रखिएगा, यह है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? तो थॉर्नडाइक को माना जाता है। और थॉर्नडाइक एक बहुत अपने आप में बेहतरीन और एकदम टॉप के साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनका एक अलग से सिद्धांत भी है, एक नहीं, इसके इनके 3 मुख्य और 5 गौण सिद्धांत हैं, जो जिसके लिए एक प्रॉपर वीडियो आपको आगे जाके देखने को मिलेगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं कौन? ध्यान दीजिएगा, थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है, ये बात नोट कर लीजिए। तो शैक्षिक मनोविज्ञान, और देखिए मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मानव शैक्षिक वातावरण में सीखता कैसे तथा शैक्षिक क्रियाकलाप अधिक प्रभावी कैसे बनाए जा सकते हैं। ये वही बात, पहली बात जो हमने बताई। तो इसके इसी से रिलेटेड शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं हैं। देखिए हर मनोवैज्ञानिक का, हर साइकोलॉजिस्ट का अपना एक मत होता है, हर कोई अपना, हर किसी का नजरिया भी अलग अलग होता है। तो इसलिए हर कोई क्या करता है कि वो एक ही चीज को चार अलग अलग नजरिए से देखते हैं। जैसे कि मेरा किसी चीज को देखने का नजरिया कुछ है, आपका किसी चीज को, उसी चीज को आपका देखने का नजरिया कुछ होगा। तो किसी का नजरिया पॉजिटिव हो सकता है, किसी का नेगेटिव हो सकता है, और किसी का क्या हो सकता है? उदासीन बोल सकते हैं। हाँ वही। तो स्किनर के अनुसार, स्किनर का भी एक प्रॉपर आपको टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस में है। तो स्किनर से रिलेटेड बातें भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। तो इसके ऐसे शिक्षा मनोविज्ञान जो मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। तो ये परिभाषा, इसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। एक तो जो इसमें आपको सेम टू सेम मिल रही है देखने के लिए, इसे ऐसे लिखा जा सकता है, या इसे दूसरे तरह से लिखा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। तो एक ही बात है, दोनों को आप नोट करते चलिएगा और साथ के साथ लिखते हुए चलिएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का क्या करती है? अध्ययन करती है। तो मैंने अभी बताया कि हर मनोवैज्ञानिक का अपना अपना मत है और अपनी अपनी परिभाषाएं भी है। तो क्रो एवं क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। देखिए विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो पैदा होने से पहले से लेकर मृत्यु तक
चलती रहती है। तो हर स्टेज में उसका जितने भी हर स्टेज में जितने अनुभव हैं और जितने भी जैसे सीखा जाता है, सीखने का पर किस वातावरण, किस तरीके के वातावरण का, परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है आदि जो भी उसके अनुभव हैं, उन सभी का वर्णन क्या करता है, कौन करता है, वो शिक्षा मनोविज्ञान उसका वर्णन करता है। तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। दोबारा एक बार ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो मनोवैज्ञानिक जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके अपने अपने सिद्धांत है, जैसे किसी का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, या किसी का अनुकरण का सिद्धांत है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, बहुत सारे सिद्धांत है। तो जिन जो सिद्धांतों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन से क्या होता है कि शिक्षा की समस्याओं का जो निवारण किया जाता है। तो शुरू में पहली परिभाषा वही थी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो इतने अध्ययन किए जाएंगे कि कैसे सीखने का प्रभाव अधिक पड़े, जिससे कि छात्र अधिक से अधिक सीखें, तो उसका अध्ययन किया जाता है किसमें, शैक्षिक मनोविज्ञान में। तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार देखिए कथन और परिभाषाएं आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जैसे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही चेंज सभी में है और आपको प्रत्येक साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये याद भी रखनी है। तो एलिस किरो के अनुसार शैक्षिक मनोविज्ञान मानव प्रतिक्रियाओं के शिक्षण और सीखने को प्रभावित दृष्टिकोण से व्युत्पन्न सिद्धांतों के अनुप्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है। तो परिभाषाएं आप तीनों नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आप वीडियो को पुश करके यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लीजिए आप अब मैंने क्लियर कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के योग से बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ होगा शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। मतलब शिक्षा से संबंधित जो भी मनोविज्ञान है वो क्या है, वही शिक्षा मनोविज्ञान में। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि मनोविज्ञान का जो व्यावहारिक रूप है वो शिक्षा की प्रक्रिया में मानव का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्या है कि मनोविज्ञान का जो व्यावहारिक रूप है वो है शिक्षा की प्रक्रिया में व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान। क्योंकि विज्ञान की वजह से आपको देखिए पहले से वाली जो आपने शुरू स्टार्टिंग में पढ़ी होगी, पहली शुरू जैसे कि 6th 7th की क्लास में, तो किसी वस्तु के क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान को क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। तो वही है मनोविज्ञान में भी ना एक इसका ना क्रम होता है कि पहले किसी को एक स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, ऐसे करके इसमें अलग अलग स्टेप होते हैं। तो इसको विज्ञान में, उसे मनोविज्ञान को क्या विज्ञान भी है, क्योंकि नाम से ये मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, ऐसा देखने में इसका अर्थ एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे मन का विज्ञान, लेकिन इसका अर्थ क्या है, ये व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्योंकि प्रेजेंट में इसे क्या बोला जाता है, व्यवहार का अध्ययन करने वाला, तो मनोविज्ञान है। तो शिक्षा के सभी पहलुओं, जैसे शिक्षा के उद्देश्य, कि शिक्षा के उद्देश्य क्या, हम शिक्षा क्यों ज्ञान करते हैं, जरूरी तो है नहीं शिक्षा ज्ञान करना, लेकिन हमारे आज के टाइम में शिक्षा किसी की भी सबसे बड़ी सफलता का राज क्या है, शिक्षा। सबसे बड़ी पूंजी क्या है, शिक्षा। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षण की विधि। शिक्षण विधि मतलब हर छात्र को अलग अलग एक ही तरीका सभी छात्रों पर लागू नहीं किया जा सकता। तो अलग अलग शिक्षण विधियां हैं, कोई किसी विधि से सीखता है, कोई किसी विधि से सीखता है, तो अलग अलग विधियां। पाठ्यक्रम, क्योंकि हर छात्र की रुचि भी अलग अलग होती है, जैसे कोई अकाउंट्स को पढ़ना चाहता है, कोई आर्ट्स पढ़ना चाहता है, कोई साइंस पढ़ना चाहता है, किसी की रुचि फूड खाना वगैरह बनाने में होती है, किसी की होम साइंस में होती है, किसी की जूलॉजी, किसी की बॉटनी, किसी की एग्रीकल्चर, मतलब हर किसी की अलग अलग रुचियां हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हर किसी का अलग अलग पाठ्यक्रम भी है। और जो हम सीखते हैं फिर उसका मूल्यांकन भी क्या है, जरूरी है। अनुशासन आदि को तो देखिए पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, अनुशासन आदि को मनोविज्ञान ने प्रभावित किया है। बिना मनोविज्ञान की सहायता के शिक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल सकती। तो शिक्षा के लिए अति आवश्यक क्या है, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान शिक्षा के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि अगर मनोवैज्ञानिक नियमों का पालन शिक्षा में नहीं किया जाएगा तो सारे छात्र क्या करेंगे, हड़ताल मचा देंगे। इससे ऐसे समझ लो, इसे मतलब कि जो क्लास में रूल होते हैं ना कि छात्र को बिल्कुल शांत बैठना है, पंक्ति से बैठाना है, किस छोटे छात्रों को आगे बैठाना है, बड़े को पीछे, तो ये सब क्या होते हैं, मनोवैज्ञानिक नियम होते हैं। तो अगर मनोविज्ञान ना लगाया जाए कक्षाओं में तो सुचारू रूप से बिल्कुल भी नहीं चलाया जा सकता। तो शिक्षण मनोविज्ञान से तात्पर्य शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने से है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। इंपोर्टेंट चीज है। तो शिक्षक मनोविज्ञान क्या करता है, नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन भी बन जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है। यह ऐसे बन जाता है कि शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कौन करता है, तो कौन करता है, वो है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। और शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कौन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान। दोनों तरफ से क्वेश्चन बन सकता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र देखिए, इसमें मैंने कुछ थोड़े ही लिए हैं टॉपिक्स, क्योंकि ज्यादा बड़ा करना भी कोई
एक कोई ज्यादा बड़ा सिलेबस में हमारा इतना टॉपिक है नहीं, लेकिन मैंने इसे थोड़ा और डीप करने की कोशिश की है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में स्किनर ने लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान तथा प्रविधियों से संबंधित है जो सीखने की प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से समझने तथा अधिक निपुणता से निर्धारित करने से संबंधित है। तो आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र निम्न प्रकार है: वंशानुक्रम, हेरिडिटी, विकास डेवलपमेंट, व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और व्यक्तित्व पर्सनैलिटी। तो मैंने ज्यादा ना लेते हुए सिर्फ 3 या 4 ये इंपोर्टेंट चीजें हैं जो वही लिखी हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो वंशानुक्रम की का अध्ययन करने में, विकास का अध्ययन करने में, व्यक्तिगत विभिन्नता है, क्योंकि हर दुनिया में जितने भी लोग हैं वे एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में अलग हैं। हो सकता है दो एक जैसी शक्ल वाले लोग मिल जाएं, क्योंकि ऐसे मानते हैं कि 7 एक जैसी शक्ल के लोग होते हैं। ये तो खैर बोलने वाली बात है, हो भी सकते हैं, पता नहीं, किसी ने 7 तो देखे नहीं एक साथ, लेकिन 2 लोग या 3 लोग हम शक्ल एक जैसे मिल जाते हैं, जैसे ट्विंस होते हैं। तो ट्विंस एक जैसी शक्ल के तो हो सकते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती हैं, जैसे कि उनकी रुचि में हो सकती है, या उनकी आदतें जो होती हैं वो भिन्न भिन्न हो सकती हैं। इसी तरीके से उनके विकास में भी हो सकता है कि एक की हाइट थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है, कम, इस तरीके से मतलब कुछ ना कुछ विभिन्नता देखने को मिल जाती है। और प्रत्येक व्यक्ति की पर्सनैलिटी का अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान करता है। तो देखिए मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान को यहाँ थोड़ा सा और तोड़ के हम देखते हैं। तो साइकोलॉजी शब्द 2 शब्दों से बना है, तो साइकी और लोगोस। तो लेटिन भाषा में गैरेट के अनुसार, गैरेट के अनुसार लेटिन भाषा में इसके 2 अर्थ हैं। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना। तो गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी का अर्थ क्या है? गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी का अर्थ है आत्मा का अध्ययन करना। तो अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्रम को देखें, जैसे कि वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया था कि सबसे पहले इसे 16वीं शताब्दी, यहाँ पर देख लीजिएगा 16वीं शताब्दी में इसे क्या अब जो जिस मनोविज्ञान को आजकल हम पढ़ रहे हैं उसे 16वीं शताब्दी यानी कि अब से लगभग 400 कुछ वर्ष पहले इसे क्या कहा जाता था? इसे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे, ये सब इसके लिए किस वर्ड का यूज करते थे? आत्मा का विज्ञान। ये कोई नया विषय नहीं है जो हम अभी में पढ़ रहे हैं, ये लगभग 400 से ज्यादा सालों से लगभग चलता आ रहा है। और 16वीं शताब्दी में से प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे आत्मा का विज्ञान बोलते थे। उसके बाद पंपोलोजी, जो इटली के एक महान मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया? इसका नाम बदल दिया, इसको बोल दिया मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तो 1781 के लगभग या 17वीं शताब्दी इसे बोल सकते हैं, 17वीं शताब्दी में इसका नाम हो गया मन या मस्तिष्क का विज्ञान। इसके बाद लुंट, जोन्स और टिचरसन, वाइज और वुंट वगैरह जो कई सारे हैं इसमें नाम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। वुंट, जेम्स, स्किनर, नहीं सॉरी, वुंट, जेम्स और टिचनर और वाइपर, इन्होंने इसे बोला चेतना का विज्ञान। सॉरी यहाँ पर ना नाम थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, इसको एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको देखकर बाद में बता दूंगा। और ये मैं आपको दोबारा से बता दूंगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया और मैं थोड़ा भूल गया हूँ। तो चेतना का विज्ञान इसको 19वीं शताब्दी में, हालांकि इसमें इंपोर्टेंट यही है कि आत्मा का विज्ञान कब था? 16वीं शताब्दी में। मन या मस्तिष्क का विज्ञान के लिए सिर्फ आपको पंपोलोजी याद रखना है, सिर्फ इसमें पंपोलोजी ने क्या कहा है? इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। कब? 17वीं शताब्दी में। आत्मा का विज्ञान सिर्फ प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे, आपको तीनों ही याद रखना है। चेतना का विज्ञान आपको सिर्फ वुंट और जेम्स याद रखना है। और व्यवहार का विज्ञान इसे 20वीं शताब्दी में कहा जाता है वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक के द्वारा। तो आप द्वारा से अगर आपको नीचे यहाँ आप नहीं देख पा रहे हैं तो इसमें नोट कर लीजिएगा, व्यवहार का विज्ञान, ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सिलेबस से बिल्कुल रिलेटेड है। और अक्सर मन या मस्तिष्क का विज्ञान का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो कब कहा था? 17वीं शताब्दी में। किसने कहा था? पंपोलोजी ने। पंपोलोजी कौन थे? इटली के एक साइकोलॉजिस्ट। तो और व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल और थॉर्नडाइक ने। तो शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 में मानी जाती है। तो जो हमारा टॉपिक है, जो मेन हम टॉपिक आज पढ़ रहे हैं प्रॉपर, वो क्या है? वो है शिक्षा मनोविज्ञान। और इसकी उत्पत्ति कब मानी जाती है? 1900 में। यहां से भी डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन बन जाता है कि शैक्षिक मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो सन 1900 से लगभग मानी जाती है। तो थॉर्नडाइक, जड़, टर्मन आदि के प्रयासों से 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ। देखिए पहले प्रारंभ में ऐसा नहीं था कि कोई भी चीज आज बनी और उसका एक प्रॉपर उसे रूप दे दिया गया, उसका कोई नाम रख दिया गया, उसे एकदम सर्टिफाइड एक प्रॉपर सब्जेक्ट बना दिया गया, कुछ भी ऐसा कर दिया गया। तो ऐसा नहीं होता है। तो किसी भी चीज को पहचान जो मिलती है वो धीरे धीरे मिलती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति तो 1900 में ही होगी, लेकिन उसे स्पष्ट स्वरूप प्राप्त करने में 20 वर्ष लगे। और किसके प्रयासों से हुआ? थॉर्नडाइक, जड़ और टर्मन के प्रयासों से। तो नोट कर लेना है कि 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ। तो इसमें स्पेशली आपको थॉर्नडाइक का नाम तो जरूर ही याद रखना है। तो थॉर्नडाइक को क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्या माना जाता है? जनक भी माना जाता है, जो हमने प्रारंभ में पढ़ भी लिया है।
तो शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट रूप प्राप्त हुआ। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा कि थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी माना जाता है। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात रूसो ने दिया। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात सबसे पहले किसने दिया है? रूसो ने। यहाँ आपको दोनों पॉइंट आपको अच्छे से नोट कर लेना है, याद कर लेना है कि सर्वप्रथम शैक्षिक थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। सबसे पहले जो शिक्षा मनोविज्ञान को स्वरूप प्राप्त कराया है, इस पर जिन्होंने इसके लिए सबसे ज्यादा कार्य किया है, अपना सबसे ज्यादा योगदान जो दिया है, किसने दिया है? वो थॉर्नडाइक ने दिया है। तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया? रूसो ने किया है। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताऊंगा कि शिक्षा का मनोविज्ञान से क्या संबंध है। तो देखिए, शिक्षा क्या करती है? शिक्षा, यहां से क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि व्यवहार का परिमार्जन किसके द्वारा किया जाता है? तो व्यवहार का परिमार्जन किया जाता है शिक्षा के द्वारा। और अगर हम ऐसे बोले तो शिक्षा क्या करती है? शिक्षा करती है हमारे व्यवहार का परिमार्जन। तो शिक्षा हमें क्या सिखाती है? शिक्षा सिखाती है हमें एक अच्छा व्यवहार करना। तो और मनोविज्ञान करता है, तो 20वीं शताब्दी में हम चल रहे हैं और 21वीं शताब्दी में हम हैं। और मनोविज्ञान क्या है आज? क्योंकि ना तो अभी आत्मा का विज्ञान है, ना ही ये मन मस्तिष्क का विज्ञान है, ना ही ये चेतना का विज्ञान है। अब मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान अब क्या करेगा? व्यवहार का ही अध्ययन करेगा। और शिक्षा क्या करेगी? वो व्यवहार का परिमार्जन करेगी। और मनोविज्ञान करेगा व्यवहार का अध्ययन। तो व्यवहार का ही परिमार्जन और व्यवहार का ही अध्ययन। तो जो शिक्षा जिसका परिमार्जन कर रही है, मनोविज्ञान उसका ही क्या कर रहा है? मनोविज्ञान उसी का अध्ययन कर रहा है। तो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाएगा। एक बार फिर से समझिए कि शिक्षा क्या कर रही है? शिक्षा व्यवहार, हमारे व्यवहार का परिमार्जन करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं शिक्षा क्या है? अधिगम। और अधिगम क्या है? अधिगम है व्यवहार में परिवर्तन। यानी कि एक अच्छे तरीका का व्यवहार हम किसके द्वारा सीखते हैं? शिक्षा के द्वारा। और मनोविज्ञान क्या करता है? क्योंकि 21वीं सदी 20वीं सदी से यही चला रहा है कि विज्ञान, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। व्यवहार का परिमार्जन करने वाली शिक्षा, व्यवहार का अध्ययन करने वाला मनोविज्ञान। तो दोनों किस रूप में एकजुट होंगे? तो शैक्षिक परिस्थितियों में, यानी कि शिक्षक जो परिस्थितियां हैं उसमें जो हम उसमें व्यवहार का जो परिमार्जन होता है, उस व्यवहार के का जो अध्ययन किया जाता है वो शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। तो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान। यहाँ से ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। 3 क्वेश्चन इस एक ही पेज से आपको मिलने हैं। देखिए, शिक्षा क्या करती है? व्यवहार का परिमार्जन करती है। मनोविज्ञान क्या करता है आजकल? मतलब वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। तो देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका कहाँ कहाँ यूज है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मोटिवेशन में, थ्योरीज में, डेवलपमेंट में, असेसमेंट में और कोऑपरेटिव लर्निंग में, इंगेजिंग स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल डिफरेंस, तो व्यक्तिगत विभिन्नता है। और यहाँ सब इसी में एजुकेशनल साइकोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको यहाँ से नोट कर लीजिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? डेवलपमेंट, विकास में, थ्योरीज में, मोटिवेशन में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, इंगेजिंग स्टूडेंट्स में और कोऑपरेटिव लर्निंग में। तो इस सब में किसका यूज होता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी का। तो देखिए, इतना शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय हो गया और हमने इसके बारे में थोड़ा सा डीप पढ़ भी लिया कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा का मनोविज्ञान से क्या संबंध है, ये सब हमने इसमें आज पढ़ा। तो शिक्षा, इसी को हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो अब हम आ जाते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान के जो उद्देश्य हैं। तो हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्या उद्देश्य हैं वो अब हम देखेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य बच्चों की सामंजस्यपूर्ण विकास और सही आचरण भी है। तो प्रारंभ में ही मैंने, शुरू से ही मैं आपको एक ही बताता चला रहा हूं। तो शिक्षा का उद्देश्य है व्यवहार का परिमार्जन करना और मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार का अध्ययन करना। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य होगा? बच्चे का विकास और सही आचरण इसका उद्देश्य होगा। तो इसका उद्देश्य संपूर्ण व्यक्तित्व और सतत विकास का विकास है। तो इसका उद्देश्य शिक्षक को बच्चे के सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व को विकसित करने में सहायता करने के, अपने कार्य में तथ्य और सामान्यीकरण प्रदान करने में मदद करना है। कुछ विशिष्ट उद्देश्यों और उद्देश्यों के बारे में हम आगे थोड़ी चर्चा करेंगे। तो एक बार इसे फिर से समझ लीजिए कि अब ये सीधा सीधा ऐसे समझ सकते हैं कि मनोविज्ञान क्या करता है? एक शिक्षक जो छात्रों को पढ़ा रहा है कक्षा में, ये मतलब कि शिक्षा मनोविज्ञान जो उस अध्यापक की मदद करेगा। किसकी मदद करेगा? जो कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहा है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे वो जल्दी सीख सकते हैं, किन विधियों के द्वारा पढ़ाया जाए,
ये सब अध्यापक को कौन बताता है? ये सब बताता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो पहला उद्देश्य यहाँ पर देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि हम चर्चा करेंगे इसके कुछ इंपोर्टेंट जो हैं उद्देश्य शिक्षा मनोविज्ञान के, हम उन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम थोड़ा सीख करेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षक में शैक्षिक समस्याओं के बारे में सही दृष्टिकोण विकसित करना है। देखिए, अगर आपको थ्योरी पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि मैं इसे अगर इसमें और कोई सजेशन है आपको कि हम इसे और कैसे बेटर कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें पिक्चर्स भी इंक्लूड करें तो हम वो भी करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि हैंड रिटन नोट्स से पढ़ाएं तो मैं वो भी मेरे पास है, तो हम हैंड रिटन नोट्स से ही पढ़ा सकते हैं, ऐसे ही पढ़ा सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम फेस लेक्चर वीडियो लेक्चर से पढ़ाएं तो मैं वो भी आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्लीज गाइज अपने सभी दोस्तों को जोड़िए, क्योंकि अकेले जैसे कि आपको पता है कि मिल बांट कर कोई भी काम करने से क्या होता है, उसका लाभ ज्यादा मिलता है। तो गाइज इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, और प्लीज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो सीधा नोटिफिकेशन चेक करके वीडियोस को नहीं देखते हैं, उन्हें पर्सनली उनका लिंक भेजना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि हमें लिंक डेली भेजा करिए, तो देखिए ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लिंक भेजना मतलब बहुत सारे टाइम की बर्बादी, और ये टाइम मेरा नहीं आपका है। तो इस टाइम का सही यूज कीजिए, और गाइज पर डे यूट्यूब पे आकर नोटिफिकेशन चेक करके आप वीडियो जरूर देखा करिए, और लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि और कई सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि कौन लोग वीडियो को कितना देख रहे हैं। तो गाइस कई सारे लोग जो वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं वो पूरा देखा कीजिए, क्योंकि बाद में आप ये नहीं बोल सकते कि आपने सही नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैं आपको पेपर से मैच करा दूंगा कि एक एक क्वेश्चन हमारे वीडियो का आया हुआ होगा, और आप फिर ये नहीं बोल पाएंगे कि आपने जो पढ़ाया हुआ एग्जाम में नहीं लगा। तो हम हर वो चीज पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगी। तो चलिए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षक में शैक्षिक समस्याओं के बारे में सही दृष्टिकोण विकसित करना है। शिक्षण का एक प्रभावी प्रबंधन शैक्षिक मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण समस्या है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्रबंध करना किसका कार्य है? प्रबंधक का। लेकिन प्रबंधक को जब तक मनोविज्ञान के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो वो लोगों को सही तरीके से क्या नहीं कर सकता, सही से उनका नेतृत्व नहीं कर सकता, सही से उनसे काम नहीं करा सकता, और ना ही सही से उनसे किसी कार्य का प्रबंध कर सकता है। तो उसके लिए मनोविज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? प्रभावी प्रबंधन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आता है कि शैक्षिक मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण समस्या क्या है? प्रभावी प्रबंधन। तो शैक्षिक मनोविज्ञान से शिक्षक शिक्षाप्रद निर्देश देने की उचित विधि जानता है। तो मैंने आपको अभी बताया कि मनोविज्ञान क्या करता है, ये शिक्षक की मदद करता है छात्रों को पढ़ाने में, और उनको अलग अलग शिक्षक को अलग अलग विधियों का ज्ञान, अलग अलग नियमों का ज्ञान, तो विधि वगैरह और सब क्या कौन बताता है? शिक्षक को एक शिक्षक को कौन सब भी बताता है? तो कौन बताता है? मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षक को पता लगता है कि छात्रों को किस विधि से पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, और किस तरीके से उन पर अधिक से अधिक शिक्षा का प्रभाव पड़ सकता है। तो शिक्षा पर यहाँ से हम देखते हैं विधि जानता है, वह सीखने की मात्रा भी जानता है। तो हर टीचर जानता है कि किस बालक के पास कितना दिमाग है। हालांकि दिमाग सभी के पास बराबर है, लेकिन सीखने की गति किसकी ज्यादा तेज है, किसकी गति सीखने की कम है, ये सब किसके द्वारा किसको पता होता है? सिर्फ और सिर्फ अध्यापक को। तो अध्यापक ही क्या है? सर्वोच्च आदरणीय है। तो सभी आदर कीजिए अपने शिक्षकों का, और मेरा भी। जो बच्चे द्वारा हासिल की जा सकती है, तो समझ गए होंगे कि सीखने की मात्रा भी जानता है जो बच्चे द्वारा हासिल की जा सकती है, जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया कि हर अध्यापक जानता है कि बच्चा कितना सीख सकता है। तो ये सब उस अध्यापक को कौन बताता है? मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान के द्वारा ही अध्यापक को पता चलता है कि ये इस छात्र की इतनी क्षमता है और इसे यहाँ तक कार्य कराया जा सकता है या इतना पढ़ाया जा सकता है। तो शिक्षक मनोविज्ञान का दूसरा उद्देश्य जो है वो है क्या है? तो शिक्षक को उस सामग्री को व्यवस्थित करने में सहायता करना जो बच्चों को सिखाई जाए। सामग्री से आप समझ गए होंगे, मटेरियल आप इसे बोल सकते हैं, या पाठ्यक्रम आप इसे बोल सकते हैं, या आप इसे टॉपिक्स बोल सकते हैं कि कितने टॉपिक्स। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आज हम आपको एक शैक्षिक मनोविज्ञान के सिर्फ महत्व बता दें और 5 वीडियो के बाद मैं आपको इसके उद्देश्य बताऊं, तो ये क्या होगा? ये तो एक बेमानी सी बात होगी। तो मनोविज्ञान शिक्षक को क्या बताता है? सामग्री को व्यवस्थित रूप में करना, यानी कि जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, जो पॉइंट्स बच्चों को बताए जा रहे हैं, वो एक दूसरे से रिलेट करते हुए होने चाहिए। मतलब जैसे किसी चीज के पहले अगर हम एक पेड़ के बारे में हम बताना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आज हम छात्रों को पेड़ की जड़ के बारे में बताएं, कल हम उसे किसी बिल्डिंग के अलग मंजिल के नींव के बारे में बता रहे हैं, और उसके बाद हम उसे किसी एरोप्लेन के बारे में बता रहे हैं, फिर हम उसे बाद में फिर वहीं आकर हम बता रहे हैं कि ये पेड़ के पत्ते ऐसे होते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो पहले एक ही चीज से रिलेटेड करते हुए उसको पढ़ाया जाए। तो
बच्चों को शिक्षक पूरे बच्चों और उसके मानसिक मेकअप का अध्ययन करता है और विषय वस्तु को ठीक से चुनता है और क्या करता है, व्यवस्थित करता है। तो शिक्षक मनोविज्ञान के द्वारा ही ये पता करता है कि इस बच्चे की का इंटरेस्ट किस में है और ये बच्चा कोई बच्चा किसी चीज को कितनी जल्दी सीख रहा है, किसकी रुचि साइंस में और किसकी अकाउंट्स में। तो ये बच्चे से ज्यादा ये कौन जाता है, अध्यापक, क्योंकि अध्यापक को पता होता है कि वो बच्चा किस तरीके का प्रेजेंट अपने आप को कर पा रहा है। तो इस शिक्षक की सहायता कौन करता है इसमें भी, मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान का तीसरा उद्देश्य है अनुवांशिकता के विकास और परिपक्वता। तो देखिए अनुवांशिकता मतलब जो माता पिता से उसको कुछ लक्षण गुण प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाता है, अनुवांशिकता। और परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी। तो पर्यावरणीय प्रभाव, भाषा, सोच, भाषा के विकास और एक शिक्षार्थी के रूप में बच्चे पर उनके प्रभाव के संबंध में समाजीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। तो एक बच्चे के विकास में, उसकी भाषा के विकास में उसकी अनुवांशिकता और जहां पर वो रह रहा है उस एरिया के एनवायरनमेंट, जैसे कि हम इसे सामाजिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण, किसी भी वातावरण का कि यहाँ पर बात ऐसे नहीं हो रही है, तो एक टोटली सिर्फ पर्यावरण शब्द यूज किया गया है। तो उसके पर्यावरण से मतलब यहाँ पर उसके आसपास का वातावरण आप सभी तरह का समझ सकते हैं, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, पर्यावरणीय वातावरण मतलब उसके आसपास की गंदगी का माहौल है या साफ सफाई वाला। तो उस सब चीजों का प्रभाव किस पर पड़ता है, बच्चे के विकास और उसकी भाषा के विकास पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर बच्चा किसी ऐसे एरिया में रहता है जहां पर लोग सभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, अच्छे शब्द, अच्छी बातें बोलते हैं, तो बच्चा छात्र क्या सीखेगा, वो बच्चा वहीं से वो बातों को एडॉप्ट करके ही स्कूल में आया होगा, वो स्कूल में आकर उसी तरह के वर्डों को यूज करेगा जैसे वहां पर सभ्य लोग यूज करते हैं। और कोई अगर किसी ऐसी बस्ती में रहता है जहां पर लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उस बच्चे पर किसका प्रभाव होगा, उसी अभद्र भाषा का प्रभाव उस बच्चे पर भी होगा और वो बच्चा क्या करेगा, विद्यालय में आकर अभद्र भाषा का ही प्रयोग करेगा। तो इस सब का अध्ययन भी कौन करता है, शिक्षक करता है। और यह शिक्षक की इसमें मदद कौन करता है, शैक्षिक मनोविज्ञान। तो यह शिक्षक को वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त शैक्षिक परिस्थितियों को स्थापित करने का क्या करता है, आश्वासन देता है। इसका फोर्थ उद्देश्य है, इसका उद्देश्य शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति और समझ के साथ व्यवहार करने में सहायता करना है। इसका उद्देश्य सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाता है। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति, क्योंकि कोई भी किसी भी अध्यापक की भूमिका क्या होती है, छात्र के लिए अध्यापक एक क्या है, उसका नियंत्रण करता नहीं है। मतलब अध्यापक क्या करता है, छात्र को कंट्रोल नहीं करता है, उसे नियंत्रण नहीं करता है, वो क्या करता है, सिर्फ उसका मार्गदर्शन करता है। तो क्योंकि आजकल अब क्या है, विद्यालय क्या है, शिक्षा का मंदिर है और उसका भगवान अध्यापक नहीं है, कौन है, उसका भगवान छात्र है। अध्यापक कौन है, उसे आप अध्यापक बोल सकते हैं, पुजारी, या पुजारी नहीं तो आप उसका मार्गदर्शक बोल सकते हैं। तो अध्यापक की भूमिका सिर्फ एक मार्गदर्शक की ही है आजकल। अब जो, क्योंकि अब बाल केंद्रित शिक्षा का समय है और बाल केंद्रित शिक्षा एक टॉपिक भी प्रॉपर है हमारे इसमें, हम उसे आगे जाके करेंगे क्योंकि आज तो पहला ही वीडियो है। तो देखिए मैं बताने चाहता हूँ कि आज का युग बाल केंद्रित शिक्षा का युग है। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब बालक को केंद्र में रखकर जो शिक्षा दी जाए। तो यहाँ पर अध्यापक को बच्चे की रुचि के हिसाब से पढ़ाना है, ना कि अपने मन के हिसाब से कुछ भी पढ़ा देना है। तो उसे बच्चे के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना पड़ेगा ताकि बच्चा अपनी रुचियों के अकॉर्डिंग सीख सके और अपने को समझ के साथ व्यवहार करने में शैक्षिक उद्देश्य, ये शिक्षक की सहायता कौन करता है, समझ के साथ व्यवहार करने में शैक्षिक मनोविज्ञान। तो इसका उद्देश्य सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना है। तो छात्र ऐसा भी को सीखने, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने से मतलब छात्रों को सीखने के प्रति कैसे प्रेरित किया जाए कि वो सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो, ज्यादा से ज्यादा उत्तेजित हो सीखने के लिए। तो इसका उद्देश्य शिक्षक को अपने कार्य को समझने में मदद करना है। तो शिक्षक मनोविज्ञान क्या करता है, एक अध्यापक को ये बताता है कि उसका कार्य क्या है, उसे बच्चे को क्या के साथ क्या करना है, कैसे पढ़ाना है, वो सब कौन बताता है, शिक्षक मनोविज्ञान। शिक्षक को शिक्षण की स्थिति के रूप में कक्षा में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक में उसके सामने आने वाली शिक्षा की विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है। तो पुराने वीडियोज में भी हमने कई बार जिक्र इस चीज का किया था कि जब अध्यापक शिक्षण करने जाता है तो उसके सामने कई सारी समस्याएं होती हैं। देखिए समस्याओं को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हर बालक की एक अलग आवश्यकता होती है, हर बालक की अपनी रुचि होती है, हर बालक का अपना ही एक सोच का दायरा होता है, जैसे एप्टीट्यूड बोल सकते हैं। और प्रत्येक बालक की क्षमता भी अलग अलग होती है सीखने की। तो ऐसी, और बहुभाषिकता भी एक शिक्षक के लिए एक बहुत ही कठिन स्थिति है, बहुभाषिकता, क्योंकि शिक्षक
हर भाषा में अध्ययन नहीं करा सकता। तो लेकिन शिक्षक को क्या करना चाहिए, बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए, ना कि एक समस्या के रूप में। तो विभिन्न प्रकार की जो भी समस्याएं आएंगी उनका हल शिक्षक कैसे करेगा, मनोविज्ञान के द्वारा करेगा। तो ये उद्देश्य हम पढ़ रहे हैं इसके। तो आप इनको नोट करते हुए चलिए और साथ के साथ आप लिखते भी चलिए, और जैसे जैसे मैं डिस्क्राइब आपको करता रहता हूँ, या मेरे अकॉर्डिंग मुझे अब तक ऐसा लगता है कि मैं आपको अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ। अगर आप भी मुझे अपना 100% देते हैं, पूरा टाइम आप वीडियो को ठीक से ध्यान से सुनते हैं और नोट साथ के साथ बनाते चलते हैं और उसके बाद एक बार और पढ़ लेते हैं, तो आपका 100% ये कन्फर्म पक्का हो जाएगा और आप इसको दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों को कक्षा में और बाहर दोनों जगह अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है कि बच्चों को इस तरीके से तैयार करता है कि वो कक्षा में तो सीखे ही सीखें, वो भी एक बेहतर ढंग से, और कक्षा के बाहर जैसे कि खेल के मैदान में या अपने घर पे पास पड़ोस में कहीं पर भी अगर वो है, तो वहां से वो अच्छी अच्छी बातों को क्या करें, एडॉप्ट करें, अच्छी बातों को सीखें, और इस चीज का जो प्रभाव को पॉजिटिव रूप देगा, सकारात्मक रूप से का जो इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा वो किसका द्वारा पड़ेगा, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। तो शिक्षा मनोविज्ञान ही छात्रों को इसलिए इस तरीके से तैयार करता है कि वो विद्यालय में, कक्षा में और कक्षा के बाहर भी एक प्रॉपर ढंग से, प्रभावी ढंग से सीख सकें। 7 नंबर, इसका उद्देश्य शिक्षा को उचित शिक्षण पद्धति प्रदान करना है। बच्चे को पढ़ाने के लिए विभिन्न शिक्षण प्रक्रियाओं को व्यवहार में लाया जाता है जो शिक्षक के उपयोग के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से ध्वनि की सिफारिश की जाती है। तो शोध का आयोजन शैक्षिक मनोविज्ञान का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस क्षेत्र में ज्ञान अनुसंधान विधियों के इस अभ्यास से विकसित होता रहता है। तो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, अनुसंधान। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो कि कक्षा से रिलेटेड है, कक्षा की छोटी मोटी समस्याएं, विद्यालयों की समस्याएं, छात्रों की जो छोटी समस्याएं, छोटी या बड़ी समस्याएं होती हैं, उन सब का निराकरण किसके द्वारा किया जाता है, क्रियात्मक शोध के द्वारा। क्रियात्मक शोध भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे पूरा कि क्रियात्मक शोध क्या है, उसका क्या महत्व है, किस तरीके से लागू किया जाता है, क्या उसके उद्देश्य हैं, वो सब हम अलग से पढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ पर इसे इतना समझिए कि जो समस्याएं कक्षा में आती हैं उन सबका जो निवारण किया जाता है, उन सबका जो हल है वो किसके द्वारा प्राप्त होता है, शिक्षक मनोविज्ञान के द्वारा। और शैक्षिक मनोविज्ञान क्या करता है, ऐसी विधियां बताता है जिनके अभ्यास से उसमें किसमें, शिक्षा में सरलता होती है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का उद्देश्य सीखने की स्थिति में ही शोध निष्कर्षों के अनुप्रयोगों पर है। तो क्या उद्देश्य है शैक्षिक मनोविज्ञान का, सीखने की स्थिति मतलब जिस स्थिति में सीखा जा रहा है उसी पर शोध, कि उस जिस स्थिति में सीख रहे हैं उसमें कोई समस्या तो नहीं है, उसी विषय पर जो शोध के अनुप्रयोगों के लिए जो प्रेरित करता है वो कौन करता है, शैक्षिक मनोविज्ञान करता है। इसका उद्देश्य शुद्ध उद्देश्य के साथ विद्यार्थियों की उपलब्धियों को मापने और उनके मूल्यांकन की ध्वनि विधियों का विकास करना है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य शैक्षिक निर्देश के संगठन और प्रशासन में प्रशासकों का मार्गदर्शन करना है और शिक्षा के पर्यवेक्षण के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना है। तो आप समझ गए होंगे पर्यवेक्षण के लिए वैज्ञानिक आधार, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान क्या कराता है, विज्ञान। तो इसके लिए भी वही पर्यवेक्षण क्रमबद्ध सुव्यवस्थित हो, वही इसका वैज्ञानिक आधार है। शैक्षिक मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षक को विद्यालय में उचित मार्गदर्शन कार्यक्रम प्रदान करने में मदद करना है जिसमें व्यक्तिगत अंतर का गहन ज्ञान हो। तो व्यक्तिगत अंतर का गहन ज्ञान से आप समझ सकते हैं कि इसी वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। उसी में मैंने आपको बताया कि प्रत्येक छात्र की सभी छात्रों की या प्रत्येक छात्र की एक अलग क्वालिटी होती है और कोई भी दो छात्र एक जैसे, दो छात्र या दो शिक्षार्थी या दो सीखने वाले या दो मनुष्य, किसी को भी बोल सकते हैं, उनमें थोड़े बहुत भिन्नता जरूर होती है। तो इस व्यक्तिगत अंतर को पहचानना किसका कार्य है, शिक्षक का। और शिक्षक को यदि मनोविज्ञान का ज्ञान है तो ही वह इस चीजों को क्या कर सकता है, पहचान सकता है। तो देखिए ये अब तक जो हमने पढ़े ये सब क्या है, ये उद्देश्य हैं शैक्षिक मनोविज्ञान के। तो मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है वो अब तक हमने सब पढ़ा। तो ये 12 पॉइंट हमने इसमें लिए हैं, हालांकि 1-2 पॉइंट और भी हैं जो कुछ खास नहीं है, वो सब यही घुमा फिरा के सब उसमें बात कही गई है और सभी जगह पर इन्हीं चीजों का जिक्र होता है। तो उन्हीं चीजों को शॉर्ट में करके हमने पढ़ा है। तो शॉर्ट मतलब जो एग्जाम से रिलेटेड है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट वही हम पढ़ेंगे जो सिर्फ हमारा एग्जाम में मदद करे, जिसके द्वारा हम एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो अब आ जाते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान का महत्व। अब तक जो पढ़ा हमने वो था उद्देश्य, और अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है, तो छात्रों में बाल विकास की विभिन्न अवस्था की विशेषताओं को समझने में। तो देखिए जन्म
के जन्म पूर्व से लेकर मृत्यु तक बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अवस्थाओं का जो विभाजन किया है वो हम इसके अपने सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं, तो उनका जो विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं को समझने में कौन मदद करता है? शिक्षा मनोविज्ञान करता है। तो कक्षा के शिक्षण के स्वरूप को समझने में शिक्षक शिक्षण करते समय न केवल अपने ज्ञान के भंडार को बल्कि छात्रों की क्षमताओं को तथा उनके व्यक्तित्वशील गुणों को भी ध्यान में रखते हैं। ध्यान सुनते हुए चलिएगा। इसमें शिक्षण स्तर की उत्कृष्टता में पर्याप्त वृद्धि आती है और शिक्षा मनोविज्ञान की महत्ता बढ़ती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहता है कि प्रत्येक जो अध्यापक के पास अपनी ज्ञान राशि है, अथाह ज्ञान राशि शिक्षक के जो पास है, वो उसे को क्या करता है? अपने छात्रों को ट्रांसफर करता है, स्थानांतरित करता है। तो क्योंकि शिक्षक का कार्य क्या है? शिक्षक का कार्य है अपने ज्ञान को नई पीढ़ी को देना, नई पीढ़ी को अपना ज्ञान स्थानांतरित करना। तो ये सब किसके द्वारा होता है? मनोविज्ञान के द्वारा। तो छात्रों की क्षमताओं को समझना, अपने ज्ञान पुंज को छात्रों को स्थानांतरित करना, ये सब किसके द्वारा होता है? ये सब किसका महत्व है? शिक्षा मनोविज्ञान का ये महत्व है। शिक्षार्थियों को समस्याओं को समझने में, तो पहले ही मैंने बताया कि शिक्षार्थियों को जितनी सारी जो भी समस्याएं आने वाली हैं या समस्याएं शिक्षण में होती हैं, सीखने में जो समस्याएं होती हैं, प्रभावी ढंग से सीखने की जो समस्याएं हैं, उन सब का निवारण किसके द्वारा होता है? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? उसमें भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थी की समस्याओं के कारणों का पता लगाते हैं और समस्या की पहचान हो जाने के बाद उन्हें उचित शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्शन से समस्याओं को दूर करते हैं तथा शिक्षा के स्तर में सुधार ला पाते हैं। किसके द्वारा? ये सब किसके द्वारा होता है? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। तो देखिए, जहां पर मैं बैठकर आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर ना बहुत मच्छर है, इतना सारा, तो ये मेरा ब्लड चूस लेंगे, यानी कि खून मेरा इतना सारा पी जाएंगे। फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पर बैठ के इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं यहाँ से उठकर नहीं जाना चाहता क्योंकि वीडियो को रोककर चलाने में काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मच्छरों को ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, तो इसके लिए प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, सभी जगह पर सारे कॉन्टैक्ट्स को प्लीज शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए फेसबुक पर और वीडियो का लिंक वायरल कीजिए। कैसे भी कीजिए, लेकिन जल्दी से जल्दी कीजिए ताकि हम लाइव आ सकें और हम आपको फेस टू फेस आपके साथ के साथ हम आपके क्वेश्चंस भी ले सकें। क्योंकि अभी मैं आपको वीडियो देता हूँ, आप कमेंट करके पूछ लेते हैं, लेकिन तब क्या होगा? अगर हम लाइव आ जाएंगे कुछ ही दिन में, तो आप हमसे लाइव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सीधे सीधे हम जो पढ़ा रहे हैं आप उसी के से रिलेटेड क्वेश्चन भी साथ के साथ पूछते चलेंगे। समझ तो हो चुका है, आगे चलते हैं। तो शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने में, तो ये भी मैंने आपको बताया कि प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, कोई भी एक जैसा नहीं होता, सबकी अलग अलग क्वालिटी, सबकी अलग अलग समस्याएं, सबके अलग अलग सीखने की क्षमता। तो जो भी है उसकी पहचान व्यक्तित्व विभिन्नताओं को कौन समझाता है? शैक्षिक मनोविज्ञान के द्वारा ही हम उसको समझ सकते हैं। तो शिक्षार्थियों में क्षमता, अभिक्षमता, मनोवृत्ति, शील गुण आदि के आधार पर विभिन्नताएं होती हैं। किसके आधार पर? देखो, छात्र शिक्षार्थियों में किसके आधार पर विभिन्नताएं होती हैं? मनोवृत्ति, शील गुण, अभिक्षमता और क्षमता के आधार पर, क्योंकि प्रत्येक की क्षमता अलग है, सभी की अभिक्षमता अलग है, सभी की मनोवृत्ति मतलब इंटरेस्ट, उनकी रुचि वो सब अलग है, उनके गुण लक्षण वो है क्या है, वो शील गुण भी सभी के अलग अलग होते हैं। इससे कक्षा में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब छात्रों की रुचि अलग अलग होगी तो कक्षा में क्या होगी? समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि सभी की रुचि के अकॉर्डिंग छात्र अध्यापक अलग अलग तो पढ़ाएंगे नहीं। तो क्या होगा कि हाँ, उनको एक शिक्षक को एक ऐसी विधि का निर्माण करना है, ऐसी विधि से पढ़ाना है कि विभिन्न रुचियों वाले छात्र भी उस सब एक ही विधि को रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ सकें। तो ये इस सब किसका महत्व है? शिक्षा मनोविज्ञान का। तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तित्व विभिन्नता के मूल तत्वों से अवगत कराकर शिक्षक को इन समस्याओं से निपटने में काफी क्या करता है? मदद करता है। तो शिक्षार्थियों में धनात्मक मनोवृत्ति के विकास में, जो कि जिसे आप पॉजिटिव वृत्ति भी बोल सकते हैं, सकारात्मक मनोवृत्ति भी बोल सकते हैं। तो जब शिक्षार्थी में उत्तम मानसिक स्वास्थ्य विकसित होता है तो वे पाठ के प्रति, शिक्षकों के प्रति, अपने साथियों के प्रति एक धनात्मक मनोवृत्ति विकसित कर लेते हैं। तो देखिए, जब छात्र पढ़ने में ठीक होगा तो वो दूसरे को भी अपने जैसा समझेगा। लेकिन यदि अगर कोई छात्र पढ़ने में कमजोर है तो उसके अंदर ना एक हीन भावना घर करने की, और वो दूसरों को क्या सोचेगा कि ये थोड़े इंटेलिजेंट और ये मुझे अच्छा नहीं समझते या मुझे थोड़ा अपने से नीचे समझते हैं, इस तरह की नेगेटिव सोच उसमें आ जाएगी। तो क्या होगा कि जब उसका उत्तम मानसिक स्वास्थ्य विकसित होगा तो वो पाठ, शिक्षक और अपने साथियों के प्रति क्या करेगा? एक पॉजिटिव एप्टीट्यूड बना लेगा, धनात्मक मनोवृत्ति विकसित करेगा। तो प्रभावी शिक्षण विधियों की पहचान में, तो प्रत्येक छात्र की विभिन्न विभिन्नताओं के लिए विभिन्न विधियां होती हैं, अलग अलग विधि के द्वारा अलग अलग छात्रों को पढ़ाया जाता है। तो उन विधियों की पहचान किसके द्वारा होगी? उन विधियों की पहचान के लिए महत्व किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान का। तो पाठ्यक्रम के निर्माण में, क्योंकि हर छात्र के लिए, प्रत्येक छात्र की रुचि अलग, उसकी आवश्यकताएं अलग, और
पढ़ने के लिए उनके लिए फिर अलग अलग पाठ्यक्रम भी चाहिए। तो पाठ्यक्रम के निर्माण में कौन मदद करता है, कौन महत्वपूर्ण है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो समूह गतिकी को समझने में, अपवादात्मक बच्चों की शिक्षा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने में। अपवादात्मक बच्चे से यहाँ पर आप समझ सकते हैं, अपवादात्मक बच्चे मतलब जो बच्चे सामान्य बच्चों से या तो उच्च बुद्धि के हैं या निम्न बुद्धि के हैं। तो बुद्धि भी एक प्रॉपर इसमें टॉपिक है जिसका हम अलग से पढ़ेंगे, और बुद्धि का विभाजन भी अलग अलग हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर इतना बताना चाहता हूँ, अपवादात्मक बच्चे मतलब जो विशिष्ट बालक हैं, यानी कि शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से किसी भी रूप से जो अपवादात्मक बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के लिए जो मार्गदर्शन प्रदान करने में का महत्वपूर्ण कार्य है वो कौन करता है? वो शिक्षा मनोविज्ञान करता है। तो शोध कार्य में, शोध का परिणाम है कि नए नए शिक्षण विधियां, नए नए शिक्षण उपकरण, श्रव्य दृष्टि सहायता आदि का प्रयोग कक्षा में पठन पाठन में किया जाता है। देखिए, जो TLM होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्रियां, उनका निर्माण कैसे हुआ? क्योंकि किसी न किसी ने शोध किया होगा कि छात्रों को कैसे सीखने का प्रभाव छात्रों पर कैसे अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। तो जब किसी ने शोध कार्य किया होगा तभी तो उनका आविष्कार हुआ होगा। तो उनका आविष्कार किसके द्वारा हुआ? शिक्षा मनोविज्ञान ने उन्हें उन अध्यापकों को शोध कार्य करने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा मनोविज्ञान के नियमों से ही उन्होंने सीखा कि किस प्रकार की समस्या को कैसे हल किया जाए। ये सब किसका महत्व इसमें है? तो शैक्षिक मनोविज्ञान का इसमें महत्व है। तो देखिए, ये कुछ यहाँ तक जो हमने पढ़ा, ये 10 पॉइंट है जो हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, और ये क्या है? तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। और अब हम सिर्फ थोड़े से क्या देखेंगे, हम सिर्फ वो पॉइंट्स देखेंगे जो एग्जाम से बिल्कुल इंपोर्टेंट है, बिल्कुल ही जिन्हें हर बुक्स में एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है और हमने भी उन्हें अलग से नोट किया है। तो मैंने इन्हें ये कंटेंट बहुत ही कई जगह से कलेक्ट कर करके आपके लिए कंटेंट लेकर आता हूँ टॉपिक वाइज, ताकि आपको बेस्ट नॉलेज एक ही साथ एक जगह से एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सके। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अब तक पसंद आया तो प्लीज जरूर शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप्स में, जो आपके साथी सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि ये वीडियो सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट तीनों में समान रूप से लागू है, सभी में यही है। कोई इस टॉपिक का पैटर्न और सिलेबस बिल्कुल तीनों एग्जाम में एक ही है। एमपीटेट, एचटेट, एसटेट, रीट सभी में यही सिलेबस है, यही इस टॉपिक से रिलेटेड इतना ही है, सभी एग्जाम्स के लिए यही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम कुछ देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सिर्फ एग्जाम बेस हैं। तो एग्जाम बेस हम कुछ टॉपिक पॉइंट देखेंगे जिनसे क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं। तो क्या है, देखेंगे कि शिक्षा व्यक्तिकरण और समाजीकरण की वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास पर बल डाला जाता है। तो शिक्षा क्या करती है? शिक्षा छात्रों का कौन सा विकास करती है? शारीरिक या मानसिक? नहीं, शारीरिक मानसिक मतलब अलग अलग नहीं, वो उसका सर्वांगीण विकास करती है। सर्वांगीण विकास मतलब उसके हर पहलू, यानी कि उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह का विकास कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा करती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की एक प्रयुक्त शाखा है जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। ये परिभाषा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों का उपयोग कर शिक्षा की समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। तो शिक्षा क्या है? मनोविज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की एक शाखा है। और मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान। तो जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है वो क्या है? वो शिक्षा मनोविज्ञान है। तो क्यों सीखना सिखाना क्या है? सीखना सिखाना है शिक्षा, और शिक्षा का मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की एक शाखा। तो जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करेगी वो क्या होगा? वो है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षाओं की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश भी कौन करता है? वो शिक्षा मनोविज्ञान ही करता है। तो आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास में एल थॉर्नडाइक तथा जेएम कैटेल के नाम विशेष रूप से क्या है? उल्लेखनीय है। ये आपको नोट कर लेनी है, क्योंकि मैंने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कौन है? एल थॉर्नडाइक। तो शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत है। इसमें शिक्षार्थी सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप, देखिए इन पॉइंट को सीधे सीधे नोट कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि मैं कई बार बोलता रहता हूँ और बार बार मुझे बोलता हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब सा भी लगता है कि मुझे बार बार, आप छोटे बच्चे नहीं है, मुझे बताना पड़ता है कि आप नोट्स बनाते चलिए साथ के साथ। तो शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत है। इसमें शिक्षार्थी सीखने की प्रक्रिया, तो सीखने की प्रक्रिया मतलब छात्र किस रूप से सीख रहे हैं, किस तरीके से सीख रहे हैं, किन स्टेप्स में सीख रहे हैं, वो सब इसके अंतर्गत आता है। सीखने की परिस्थिति मतलब छात्र किन परिस्थितियों में सीख रहे हैं, उन परिस्थितियों का मापन एवं मूल्यांकन, निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य आदि का विशेष रूप से अध्ययन कर शिक्षा को अर्थपूर्ण एवं लाभप्रद बनाने की कोशिश किसमें की जाती है? शिक्षा मनोविज्ञान में की जाती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में क्या किया जाता है? अध्ययन को अर्थपूर्ण एवं लाभप्रद बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि शिक्षा के द्वारा छात्र अपने आप को समाज में स्थापित कर सकें, समाज में एडजस्ट हो सकें, समाज के साथ अपना सामंजस्य स्थापित कर सकें। तो ये कार्य किसका है? ये कार्य शिक्षा का है।
तो गाइज ये एजुकेशन साइकोलॉजी पार्ट 1 है, और इसी का कल दूसरा हम आपको टॉपिक जो पढ़ाने वाले हैं वो है विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, जितने भी तरीके के मनोविज्ञान से जुड़े हुए विकास हैं वो सब हम आपको इसके अगले वीडियो में कराने वाले हैं। तो क्या जैसे ही बने रहिए, और काफी प्यार अब तक आप लोगों ने हमें दिया है, तो ऐसे ही अपने साथ हमें बनाए रखिए। और देखिए हमारी कोशिश है, अगर कोई भी ये आप में से ये बोल दे कि हमने एक्स्ट्रा या एडवांस या सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ पढ़ाया है, तो हम देखिए हमारा उद्देश्य सिर्फ टाइम काटना नहीं है, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम फालतू नहीं है, ना ही आपके पास, नहीं है हमारे पास, कि हम व्यर्थ समय को करें। और सभी को पता है कि लॉकडाउन होते ही 5 जुलाई को सीटेट का एग्जाम होना कंफर्म है, क्योंकि डेट पीछे नहीं हटने वाली है। तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हुए, तो गाइज डेली के डेली आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो आज वीडियो डलता है तो उसको रात को 6-7 घंटे बाद देखते हैं, तो उस चीज का थोड़ा इम्पैक्ट आप पर पड़ता है। आप फिर वीडियो को काट काट के देखते हैं, तो उसमें भी कोई मजेदारी नहीं है। देखिए ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हमें आपके वीडियो की देखने की ज्यादा जरूरत है, आपको नॉलेज की ज्यादा जरूरत है। एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और लॉकडाउन में इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि, तो आप एक दो जगह ट्राई भी करके बेशक देख लीजिए। अगर आपको कोई हमसे अच्छा डिस्क्राइब करे और हमारे अकॉर्डिंग एक ही टॉपिक को इतना डीप, इतना अच्छा और पूरा ऐसा एग्जाम के सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड ही हम आपको पढ़ाते हैं, तो ऐसा अगर आपको कहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हम आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने अपने कई सारे वीडियोस में दिया हुआ है। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पर भी पेज है शिवालिक एजुरा के नाम से। आप गूगल सर्च भी करेंगे तो आपको हमारा फेसबुक पेज, मेरा वीडियोस सभी कुछ अब तो आपको गूगल पर भी मिल जाएगा। सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, हम गूगल, ट्विटर, इंस्टा सभी पे हैं। आप ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं शिवालिक एजुरा के नाम से ही। तो सभी जगह पर हम मौजूद हैं, और आप हमें कहीं भी फॉलो करके हमसे कुछ भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर किसी को किसी भी तरह की समस्या आ रही है, मनोविज्ञान का कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो वो हमें पर्सनली मैसेज करके आप उससे पूछ सकते हैं। और उसके लिए आपको प्रॉपर वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी, नोट्स भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो कुछ भी आपकी हम अपनी तरफ से मदद कर पाएंगे वो हम अवश्य करेंगे। और इसके लिए हम आपसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब करें, और प्रत्येक व्यूअर जो वीडियो देख रहा है वो कम से कम 10 से 15 सब्सक्राइब जरूर कराए, तो हम जल्दी ही लाइव होंगे। गाइस ऐसे ही अपना प्यार में देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का उद्देश्य, इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, हमने अभी बिल्कुल पढ़ा। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो गाइज मैंने इसमें आपको एक पिक्चर दी है, तो देखिए मनोविज्ञान से जुड़ी हुई साइकोलॉजिकल एक पिक्चर है। तो इस पिक्चर को कुछ देर यहीं पर वीडियो को रोक कर, चाहे तो और चाहे ऐसे ही बने रहिए, इस पिक्चर को थोड़ी देर देखिए। अगर आपको ये थोड़ी हिलती हुई दिखती है तो आपको अपनी नींद पूरी करने की आवश्यकता है। गाइज आप नींद पूरी कम ले रहे हैं, आप अपनी नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, नींद कम ले रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा समय आप व्हाट्सएप और फेसबुक की चैटिंग में दे रहे हैं। तो गाइज इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अगर आपको ये हिलती हुई दिखाई दे रही है तो गाइज आज ही कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लीजिए। भीगे हुए 6 बादाम जरूर खाइए, क्योंकि बादाम दिमाग के लिए बहुत जरूरी है, याद करने के लिए बहुत, दिमाग का सही कंसंट्रेट, मेमोरी को सही साफ करने के लिए बादाम खाना जरूरी है। तो इस पिक्चर को देखिए, अगर ये हिलती हुई दिखाई दे रही है तो 2 काम जरूर करिए, बादाम भिगो के खाइए और पूरी नींद लीजिए। गाइज इसके साथ नमस्कार और थैंक यू बहुत सारा प्यार देने के लिए, और नमस्ते। तो सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।